फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन पाथवे जो है, ठीक है, उसका सीक्वेंस याद होना चाहिए। SA नोड से एट्रिया, फिर AV नोड, बंडल ऑफ हेस, फिर राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। परकेंजी फाइबर्स जिनमें वेंट्रिकल्स को सप्लाई करते हैं, जो लेफ्ट बंडल ब्रांच होती है वो फर्दर लेफ्ट इंटीरियर और पोस्टीरियर वेसिकल्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। Okay, another very important point to be remembered is about SA nodes location, ठीक है। SA नोड की लोकेशन याद करने की है, इसको तीन डिफरेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू दिया जाता है। अपर क्रिस्टा टर्मिनालिस पे सुपीरियर वेना केवा के पास, यहाँ दिया होगा कि अपर पार्ट राइट वेंट्रिकल का जहाँ सुपीरियर वेना केवा एंटर हो रहा है, या अपर पार्ट सिल्कस टर्मिनालिस का जो कि सुपीरियर वेना केवा के क्लोज है। दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट हाइजीन स्टेटमेंट्स फॉर SA नोड। उसके अलावा हाई यील्ड पॉइंट्स ऐसे नोड्स के लिए कि डोमिनेंट पेसमेकर है हार्ट का, ठीक है, और इसका स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। डोमिनेंट पेसमेकर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है। तीसरी बात कि नॉर्मल ECG से पे इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड नहीं होती। नेक्स्ट वेरी हाई यील्ड थिंग विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इस AV नोड की लोकेशन, ठीक है, और ब्लड सप्लाई। इंट्राइट्रियल सेप्टम जहाँ पे करोनरी साइनस की ओपनिंग होती है वो इसकी लोकेशन होती है, और ब्लड सप्लाई इसकी PDA होती है, यानी कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। अच्छा, अभी हमने कहा था इस नोट में कि ऐसे नोट पेसमेकर होता है हार्ट का। तो पेसमेकर रेट्स की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा? ऐसे नोड का। तो सीक्वेंस हमने कंडक्शन पाथवे याद किया था, ऐसे नोड, एट्रिया, एमी नोड, उसके बाद उनसे बंडल ऑफ हेस, परकंजी, वेंट्रिकल्स, उसी सेम सीक्वेंस में हमने परकंजी रेट्स याद करने हैं। ऐसे नोड से एट्रिया, AV नोड, फिर बंडल ऑफ हेस वगैरह। अच्छा, नेक्स्ट वेरी हाई यील्ड पॉइंट पूछते हैं कि स्पीड ऑफ कंडक्शन सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो वो परकंजी फाइबर्स या बंडल ऑफ हेस की होती है। और पूछते हैं क्यों होती है? क्योंकि लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स होते हैं इसमें और वाइड डायामीटर होता है, इस वजह से होती है। और फिर अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसकी, उसके बाद एट्रिया, वेंट्रिकल और फिर AV नोड होता है। AV फिर AV नोड, AV नोड, AV नोड, A फॉर एट्रिया, V फॉर वेंट्रिकल, AV नोड, AV नोड। अच्छा, उसके बाद हम ECG की पूरी डिवीजन देखें। हमारे पास P वेव, PR सेगमेंट, PR इंटरवल, QRS कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ST सेगमेंट, T वेव, U वेव, सबके बीच में QT इंटरवल। इसके बारे में वो हाइलाइट्स पॉइंट करेंगे विच नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। P वेव के बारे में याद रखना कि एट्रियल डिपोलराइजेशन है, यानी कि इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो चुका है एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। अब P वेव नहीं आएगा, इसका मतलब है जो इम्पल्स है वैसे नोड से नहीं आ रही, किसी और जगह से AV नोड या किसी जंक्शन से आ रही है, तो उसे कहते हैं नोडल रिदम। इसलिए अगर वो एब्सेंट होगी तो हमारे पास नोडल रिदम होगा, ठीक है। और ECG और जो हमारे पास एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मिल गई है, उसको कहते हैं एट्रियल सिस्टली। तो अगर ये नहीं होगी P वेव तो एट्रियल सिस्टली हमें ECG पे नहीं मिलेगी। These are the 3 points which needs to be remembered. P wave is atrial depolarization. If it's absent means it's not a rhythm, and ECG shows no atrial systole. ठीक है। अब जो एट्रिया डिपोलराइज हुआ P वेव जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके बाद वेंट्रिकल डिपोलराइज होना होता है जिसमें QRS कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनता है। अब P वेव और QRS के कॉम्प्लेक्स के दरमियान में, यानी कि एट्रिया की डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन के दरमियान में एक डिले आता है, उसे PR सेगमेंट कहते हैं, AV नोडल डिले कहते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं PR सेगमेंट, और जिसके बारे में क्या याद रखना है? AV नोडल डिले, जो एंड ऑफ P वेव से स्टार्ट ऑफ QRS इंटरवल या कॉम्प्लेक्स तक होता है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ होती है PR इंटरवल। PR इंटरवल जब P वेव स्टार्ट हो रही थी, यानी कि एट्रियल की डिपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही थी, वहाँ से लेके QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट होने तक, यानी कि वेंट्रिकल की डिपोलराइजेशन के स्टार्ट होने तक जो पार्ट होता है
उसको PR इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब हमने PR इंटरवल, अच्छा इसके बाद हमारे पास ना अब वेंट्रिकल ने डिपोलराइज होना है। ठीक है, उसमें के लिए हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ये ऑनसेट होता है वेंट्रिकुलर सिस्टली का, यहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्टार्ट होता है। तो जब भी वेंट्रिकल सिस्टली की बात होगी QRS कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट वेंट्रिकल सिस्टली या कॉन्ट्रैक्शन की बात होगी तो उसमें QT इंटरवल होता है। QT इंटरवल पूरा वो पार्ट होता है, Q से लेकर शुरू होने से लेकर T के एंड तक QT इंटरवल। तो इसके अंदर ना डिपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिपोलराइजेशन ये सब कुछ आता है। और इसकी वेव QRS कॉम्प्लेक्स की वेव एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम तक जा रही होती है। अच्छा, अब जब वेंट्रिकल डिपोलराइज हो रहा है, ठीक है, उसके बाद तो रिपोलराइज होना है। बीच वाली स्टेट ST सेगमेंट, ठीक है, यहाँ पे स्टिल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और एम्प्टी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास डिपोलराइजेशन इस फेज़ के अंदर कंप्लीट होना है। और ये वो फेज़ होती है जहाँ पे कैल्शियम इनफ्लक्स सबसे ज़्यादा हो रहा होता है, प्लेटो फेज़ आता है वेंट्रिकल्स का। तो ये 4 बातें नीड्स टू बी रिमेंबर। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्टी हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट डिपोलराइजेशन होती है और मैक्सिमम कैल्शियम इनफ्लक्स और प्लेटो फेज़ होता है। हमारे पास जब टी वेव आ जाती है ST सेगमेंट के बाद, क्योंकि अब वेंट्रिकल्स ने हमारे पास रिपोलराइज हो जाना है, उसको कहेंगे टी के बाद जब दोबारा पे शुरू होनी है तो वो TP इंटरवल हम उसे कह सकते हैं, जहाँ पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं और फिर लो रहे होते हैं। हाइपोकैलिमिया के अंदर ना जो T वेव है ना उसके बाद एक U वेव आती है। ठीक है, उसे कहते हैं U वेव जब भी पूछेंगे हाइपोकैलिमिया। ठीक है, फिर ना जो एक पॉइंट होता है जहाँ QRS कॉम्प्लेक्स था एंड हो रहा था वो और ST सेगमेंट शुरू हो रहा था, उससे कहते हैं J पॉइंट।